औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आज बाफज़ल रब्बी हमारा लेक्चर नंबर 6 है और टॉपिक है प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन। आर्टिकल्स आज हम देखेंगे 4 से लेकर 8 तक। काबिल अज़ीम गुजारिश की है आर्टिकल 3 से लेकर 17 तक इंतहाई अहम है और तकरीबन आप सबका पेपर देखें, लाजमी सवाल आया हुआ है। कानून शहादत है, सिविल और क्रिमिनल लॉ दोनों पर एप्लीकेबल है। इस वजह से आपके जो लोग अप्लाई करते हैं, फ़र्ज़ किया कि सिविल के जिनके इम्तिहान होते हैं, मसलन आप एडीए वगैरह देख लें या और वहाँ ये सवाल आ जाता है। जो हमारे क्रिमिनल लॉ से मुतल्लिक़ होते हैं, मतलब जहाँ लॉ का पेपर होता है वहाँ ये सवाल अक्सर पूछा जाता है। तो कोशिश करें आर्टिकल 3 से लेकर 17 तक इनको अच्छे तरीके से कर लें। आज हम देख रहे हैं, जैसे आपको अभी बताया था, अच्छा सबका लेक्चर का आप लोग देख लें। अगर उससे मुतल्लिक़ कोई सवाल हो, कुछ स्टूडेंट्स ने काम भेजा भी है, कुछ चेक भी किया है, तो रिस्पांस भी कर दिया है, लेकिन अगर मज़ीद भी कोई सवालात वगैरह हों तो आप लोग पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला उनको नेक्स्ट लेक्चर में मैं जवाब दे दूँगा। अब आज का जो मौजू है प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन, आप इसको ऐसे समझ लें। अब ये देखें ना, आर्टिकल 3 से ये चैप्टर शुरू हो रहा है हमारा। अब इसमें आर्टिकल 3 में हमने देखा था कॉम्पिटेंसी एंड नंबर ऑफ विटनेसेस। ये पढ़ा था कि हर कोई गवाह हो सकता है बशर्ते कि वो समझ ले सवाल को, वकूए का उसे पता हो, कॉमन सेंस हो, प्रूडेंट मैन हो, अक्ले सलीम रखता हो, अदालत को मुतमईन कर दे। एज का इतना मामला नहीं है। ये था हमारा आर्टिकल 3 और 17 को हमने इकट्ठे पढ़ा था। अब उसके बाद आर्टिकल जो हैं हमारे 4 से लेकर 15 तक। अब ये गवाहन को एक ख़ास किस्म की रियायत दी गई है। इसमें कुछ ओहदेदारान हैं, भाई वर्चू ऑफ ऑफिस लोग हैं जो गवाह नहीं बन सकते अमूमन, जनरली। देखें ना, आर्टिकल 3 में हमने देखा था हर बंदा गवाह बन सकता है, लेकिन हम इसमें देख रहे हैं कि ये लोग गवाह नहीं बन सकते। इनको बतौर विटनेस नहीं बुलाया जा सकता और इनसे कोई शहादत भी तलब नहीं की जा सकती। इसकी रीज़न क्या है? स्टेट पॉलिसी है। स्टेट पॉलिसी क्यों है? इसके पीछे एक बड़ी तारीख है। अगर स्टेट पॉलिसी ना हो तो सिस्टम प्रॉपर नहीं चल सकता। ये है इसके पीछे एक रीजनिंग। अब आप लोग देख लें आर्टिकल 4 जजेस एंड मजिस्ट्रेट्स, जज साहबान से मुतल्लिक है। अब देखें, कानून का तकाजा या कानून ये बात कर रहा है कि कोई जज या मजिस्ट्रेट गवाह नहीं बन सकता सिवाय इस कंडीशन के कि वो अथॉरिटी जिसके वो मातहत है। आप जज साहबान की मिसाल ले लें, सिविल जज साहबान हैं या मजिस्ट्रेट साहबान हैं, ये डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब के मातहत होते हैं। जब डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब हुक्म कर दें तो ये बतौर गवाह पेश हो सकते हैं। लेकिन इसमें आगे मज़ीद शर्त आ रही है कि किन हालात में वो पेश हो सकते हैं, किन हालात में उनसे सवालात पूछे जा सकते हैं। अब बेटा इसको ना आप वेरी सिंपल समझें। मिसाल दे देता हूँ जो रियलिटी है, ताकि जहन में हमेशा के लिए ये बात आप लोगों के बैठ जाएगी। बेटा ये 164 की स्टेटमेंट होती है। जो इलाका मजिस्ट्रेट साहब होते हैं ना, मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास साहब, जिनको थाना दिया गया होता है, कोई FIR हो जाती है तो उसमें कंप्लेनेंट पार्टी, प्रोसिक्यूशन साइड, गवाहान कोई ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन बयान कलमबंद कराना चाहते हैं, शहादत देना चाहते हैं, और जज साहब 164 की शहादत लिख लेते हैं। स्टेज कौन सी है? ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन। इसमें काफ़ी सारे मामलात आते हैं। ऑफेंसेस आप देख लें,
अक्सर औकात 302 PPC, 365 PPC, 496 वगैरह। इस तरह के अमूमन प्रैक्टिकली बेटा जब जज साहब बयान कलमबंद करते हैं या शनाख्त परेड करते हैं तो उनका नाम बतौर गवाह, जो हमने जो दूसरी हमारी सीरीज़ चल रही है पाकिस्तान का क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन जस्टिस सिस्टम है, उसमें मैंने आप लोगों को वाज़े बताया हुआ है चालान के बारे में। बेटा इस सूरत हाल में जज साहब का नाम 173 की रिपोर्ट में आता है। अगर वो 164 का बयान लिख लेते हैं किसी केस में या शनाख्त परेड करते हैं, हालात वाक़यात है ना जो आप लोगों को बेटा बता रहा हूँ, कबर कुशाई भी बाज़ औक़ात करते हैं जज साहबान। अब ये इनकी ऑफिशियल ड्यूटी थी ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ देयर ड्यूटी। इनको अमूमन बुलाया जाता है शहादत देने के लिए। अब किसके पास जाते हैं? वो भी मजिस्ट्रेट साहब हो सकते हैं, कई दफ़ा ऐसा है, या फिर ऑनरेबल कोर्ट ऑफ सेशन हो सकती है जिनके पास ट्रायल चल रहा है। फ़र्ज़ क्या ये 365B का ट्रायल हमेशा कोर्ट ऑफ सेशन में होता है, वो अदालत इनको बुला लेती है, या एंटी टेररिज्म कोर्ट है वो भी बुला लेती है अगर जज साहब ने कोई बयान वगैरह लिखा हो, शनाख्त परेड वगैरह की हो। इसके अलावा अमूमन इनको नहीं बुलाया जा सकता। अब जैसे कि लिखा गया है कि अब देखें ना, इसकी वर्डिंग देखें, नो जज आर मजिस्ट्रेट शैल एक्सेप्ट अपॉन द स्पेशल ऑर्डर ऑफ सम कोर्ट टू विच ही इज सबऑर्डिनेट बी कंपेल्ड टू आंसर एनी क्वेश्चंस as to his own conduct in court as judge or magistrate, or as to anything which comes to his knowledge in court as such judge or magistrate, but he may be examined as to other matters which occurred in his presence whilst he was so acting। बेटा इसका फिर हालात व वाक़यात है ना, जैसा कि पहले भी अक्सर बताता रहता हूँ बेटा, ये कानून चलता है हालात व वाक़यात के ताबे, फिक्स नहीं किया जा सकता। कोई ऐसे हालात हो सकते हैं जिनके ताबे, जिनके मातहत फाजिल जज साहब को या मजिस्ट्रेट साहब को अदालत में बुलाया जाता है। ये हो गया बेटा हमारा आर्टिकल 4। अब 5 को ले लें, कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज। ये सवाल मैंने देखा था, एक प्रपोजिशन आई भी हुई थी, अब ये याद नहीं है किस में, प्रपोजिशन टाइप में पूछा था जिसमें वाइफ बीवी बतौर गवाह की बाबा था। वो उसका आंसर था आर्टिकल 5 कानून शहादत आर्डर का। अब इसका देखें, कम्युनिकेशंस ड्यूरिंग मैरिज, नो पर्सन हु इज और हैज़ बीन मैरिड शैल बी कंपेल्ड टू डिस्क्लोज एनी कम्युनिकेशन मेड टू हिम ड्यूरिंग मैरिज बाय एनी पर्सन टू होम ही इज और हैज़ बीन मैरिड। अब बेटा देखो, पता है क्या, वेरी सिंपल समझें, वही दफे बात जहन में आ गई है। आप देखें ना, ही इज और हैज बीन, पाकिस्तान पिनल कोड में शुरू में डेफिनेशन दी गई हैं, कानून में ही को शी भी पढ़ा जा सकता है। अब मियाँ बीवी एक दूसरे के खिलाफ गवाह नहीं हो सकते, जनरल रूल। बेटा इसका क्या मफहूम है, मिसाल दे देता हूँ। अब हस्बैंड ने अपनी वाइफ को बता दिया कि जी फ़लाँ जो मुकदमा हुआ है, फ़र्ज़ क्या कोई ऑफेंस हुआ है, फ़लाँ बंदे ने किया है। अब वाइफ बतौर गवाह उसमें नहीं आ सकती। अगर वो आएगी भी तो कानूनन वो कॉम्पिटेंट विटनेस नहीं है। बेटा इसके रीज़न लॉजिक क्या है? अब उसका जो सोर्स था वो हस्बैंड ने बताया था, तो कम्युनिकेशन हस्बैंड वाइफ के दरमियान अगर कोई हो ऑफेंस से मुतलका तो वो कॉम्पिटेंट विटनेस नहीं है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, वो क्या बेटा, जब ये एक दूसरे के खिलाफ कोई ऑफेंस कमिट करते हैं, मिसाल दे रहे हैं, हस्बैंड बीवी पर टार्चर करता है, वो ज़ख्मी हो जाती है, फिर वो FIR करा सकती है, या कोई इनकी लिटिगेशन फैमिली सूट्स वगैरह होते हैं, उनमें ये बतौर गवाह पेश हो सकती है। इसका बेटा मतलब ये है आर्टिकल 5 का। अब आप देखें, एविडेंस एज टू अफेयर्स ऑफ स्टेट। अब ये आर्टिकल 6 को देख लें, 7 को देख लें, ऑफिशियल कम्युनिकेशंस,
और 8 को देख लें, इंफॉर्मेशन एज टू कमीशन ऑफ ऑफेंस। नो मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर शैल बी कंपेल्ड टू से व्हेंस ही गॉट एनी इंफॉर्मेशन। बेटा ये जो हमारे 9C के केसेस होते हैं या 3/4 हद के, उनमें अक्सर FIR में ये आप लोगों ने वर्डिंग देखी होगी कि मुखबिर खास से पता चला कि फलां शख्स कारोबार करता है, तो हमने नाका फलां जगह लगाया हुआ था। IO साहब जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं, कंप्लेनेंट भी हैं, उनकी ये FIRs में अक्सर ये स्टेटमेंट होती है। तो गाड़ी आई, उसकी तलाशी ली गई, तो वहाँ से ये 4 से हीरोइन या कोई चीज़ भी या शराब वगैरह बरामद हुई। बेटा कानून ये अख्तियार देता है, रियायत देता है पुलिस अफसर को कि वो मुखबिर का नाम ना बताए। सिमिलरली जय साहबान भी, आप मजिस्ट्रेट की मिसाल ले लें, कॉग्निजेंस ले लेते हैं अंडर सेक्शन 190, कोई इनकी इन्फॉर्मेशन में आ जाए, नॉलेज में आ जाए कोई जुर्म हुआ है, तो जय साहब को भी मजबूर नहीं किया जा सकता कि वो मुखबिर बताएं। रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं, काफ़ी सारे हैं। इसको आप इस हिसाब से बेटा देख लें। ये 8 इसलिए पढ़ा है ताकि आप लोगों को इसकी अच्छे तरीके से बेटा समझ आ जाए। अब हमारा ऑफिशियल कम्युनिकेशन, बेटा हमारे फेडरल के या प्रोविंशियल के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, अपनी जितनी कानूनी कार्रवाई करते हैं, वो पाबंद नहीं हैं इसे जनरली डिस्क्लोज करने के। जो कानून ने इन्हें रियायत दी हुई है कि ऑफिशियल कम्युनिकेशन। अब 6 को देख लें, अफेयर्स ऑफ स्टेट। बेटा इसमें मिसाल दे रहा हूँ आपको, FBR हमारा हो गया, एक्साइज एंड टैक्सेशन हो गया, कस्टम हो गया, रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो गया, इनके मुख्तलिफ ऑफिशियल मैटर्स होते हैं। पुलिस हो गई, इनके एडमिनिस्ट्रेटिव बिजनेस है, कम्युनिकेशन होती है आपस में, वो एक इनकी कम्युनिकेशन ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ देयर ड्यूटी हो रही है, तो इनको मजबूर नहीं किया जा सकता कि ये डिस्क्लोज करें कोई इन्फॉर्मेशन, या कोई इनके सीक्रेट पेपर्स हैं। मसलन कि आप फेडरल लेवल पे ले लें, हमारी मुख्तलिफ एजेंसीज़ हैं जिनका काम ही होता है डिफरेंट इंफॉर्मेशन वगैरह कलेक्ट करना, तो ये भी एक आप पब्लिक पॉलिसी समझ लें। तो इनको भी मजबूर नहीं किया जा सकता कि आप आके शहादत दें। बेटा ये इसी से मुतल्लिका कोई केस ला हमारे यहाँ इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ, लेकिन कुछ जो थोड़ा बहुत मिला है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अब देखें, ये है हमारा केस। अब ये देखें ना, कानून शहादत आर्डर, जजमेंट का ज़रा नोट कर लें। 1988 CLC, पेज है 1532। अब ये कोई भी मामला था, आर्टिकल 6, 7, ये बेटा मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों को व्हाट्सएप भी जजमेंट कर दूंगा। आर्टिकल 6, 7 एंड 158 है हमारा CPC का। अब ये देखें, पावर ऑफ कोर्ट टू सेंड फॉर अ डॉक्यूमेंट वेदर प्रिविलेज्ड और नॉट प्रिविलेज्ड। बेटा इसका फैसला अदालत ने हमेशा करना है। कोई डिपार्टमेंट अगर डायरेक्ट आके अदालत को कह दे, मसलन सिविल कोर्ट है, किसी भी इदारे से कोई डॉक्यूमेंट मांगती है मैटर इन इशू के हिसाब से, अब वो इदारा ये नहीं कह सकता कि जी ये प्रिविलेज्ड हमारी कम्युनिकेशन है, हम पाबंद नहीं हैं। नहीं। अब ये देखें कमाल की बात, अ कोर्ट हैज़ अनक्वेश्चनेबल, अनलिमिटेड एंड अनफेटर्ड पावर्स टू सेंड फॉर एनी डॉक्यूमेंट वेदर प्रिविलेज्ड और नॉट प्रिविलेज्ड from government or person in whose possession or power the document may be। बेटा ये अदालत का हमेशा अख्तियार है, अदालत ने डिसाइड करना है कि ये प्रिविलेज्ड है या नहीं। बहुत सारे मामला आते हैं, आपने अक्सर सुना होगा, जैसे ये हमारा मियां नवाज शरीफ साहब का केस था, साबिक वजीर आजम का। आप लोगों ने देखा सुप्रीम कोर्ट ने, इन कैमरा प्रोसीडिंग क्या होती है, कुछ ऐसे हसास मामला आ जाते हैं या बाज़ औक़ात अक्सर हमारी पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ रेड पिटिशन हो जाती है। मिसाल दे रहे हैं आपको, बेटा ये खुफिया एजेंसियां बंदा उठा लेती हैं जो दहशत गर्दी, बगावत, गद्दारी जैसे हीनियस ऑफेंसेस में होते हैं, तो वो पाबंद नहीं है इदारे, ये उनको कानून ने ये रियायत दी हुई है। ये आप लोगों को बेटा बात बतानी थी। अब नेक्स्ट है हमारी एक और जजमेंट,
ये फेडरल शरीयत कोर्ट की है। 1998 PCRLJ 1821, ये है बेटा पेज। अब देखें इसमें ये था, अब देखें ना, प्रोसिक्यूशन अंडर आर्टिकल 8 ऑफ कानून शहादत 1984 वाज, अब देखें ना, प्रोसिक्यूशन वाज नॉट बाउंड टू डिस्क्लोज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एज टू द कमीशन ऑफ द ऑफेंस। बेटा ये जजमेंट्स दोनों आप लोग पढ़ेंगे, समझेंगे। अब अक्सर आप लोग सवालों का पूछते हैं कि सर हमारे सवाल में मार्क्स किस तरह बेहतर आ सकते हैं। बेटा इसकी ब्लैक्स लॉ डेफिनेशन कई दफ़ा ये पहले बता चुका हूँ। जो वो पूछते हैं आप ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी से इसकी डेफिनेशन लें, रेलिवेंट प्रोविजंस लिखें, एक्सप्लेन करें, और जजमेंट का अगर ये साइटेशन आपको सही याद हो जाती है और इसकी सही समझ आ जाती है, क्योंकि वर्डिंग हूबहू यही होती है, ये बेटा बेहतरीन मार्क्स हासिल करने का बेहतरीन तरीका है। ये आज हमारा अल्हम्दुलिल्लाह आर्टिकल 4 से 8 तक हुआ है, इसको आप अच्छे तरीके से देख लें। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह ताला बेटा आर्टिकल 9 से लेकर जाएंगे 15 तक। उसके बाद हमने एक कम्प्लेक्स को अच्छे तरीके से करना है, फिर रेलिवेंसी पर हम और एडमिसिबिलिटी पर आ जाएंगे। वो हम एज ए होल जो आप लोगों के बेटा सवालात है ना, देखें आइडेंटिफिकेशन परेड हो गया, डैंग डेक्लेरेशन हो गई, ये एडमिसिबिलिटी कन्फेशन आ गया, एडमिशन आ गया, एक्सपर्ट विटनेस आ गए, इनको हम अच्छे तरीके से खालिसतन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा देखेंगे, ठीक है ना। क्योंकि इस वक्त हमारे सामने आप लोगों के सिविल जज के एग्ज़ाम हैं और ADPP के एग्ज़ाम हैं और ADA के एग्ज़ाम हैं सवालों की शक्ल में। ये अब इंशाल्लाह ताला हमारे लेक्चर होंगे, तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब लोगों का हामी और नासिर हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।